नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच जाते हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बताते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। बोनस पॉइंट की शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ करेंगे। जानेंगे कि आखिर मॉनसून कहां तक पहुंचा है और रविवार को देश भर में बरसात की स्थिति कैसी रही। सरकार ने 2 साल बाद नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की है। क्या अब सीएनजी और पीएनजी के दाम भी घटेंगे? आखिर में इस कटौती की वजह क्या है? ये सब अंशुमान सर से हम समझेंगे। टियर 2 शहरों में घरों की बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है। घरों की बिक्री में आई ये गिरावट आखिर में क्या बता रही है और आखिर में ये बिक्री घटने की वजह क्या है? थोड़ी देर में इस बारे में विस्तार से होगी बातचीत। इस साल मार्च तिमाही के दौरान कंपनियों के मुनाफे पर चोट पहुंची है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 साल के निचले स्तर पर है। इसके पीछे आखिर में क्या वजह रही और इसका क्या असर होगा, ये दोनों समझने की कोशिश होगी। चीन ने भारतीय ऑटो कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है। चीन में रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी से भारत के ऑटो उद्योग पर बड़ी मार पहुंच सकती है। थोड़ी देर में समझेंगे कि आखिर में ये पूरा मसला है क्या और आखिर में रूस पर हुए ड्रोन हमले के बाद बढ़े तनाव पर होगी बातचीत। इन हमलों के बाद यूक्रेन के खिलाफ रूस क्या बड़ा पलटवार कर सकता है? अंशुमान सर से इस पर डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन जैसा हमने कहा शुरुआत करेंगे आज मॉनसून की खबर के साथ। मॉनसून की तेज शुरुआत के बाद आगे बढ़ने की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। पिछले 5 से 6 दिन से मॉनसून पश्चिम भारत में आधे महाराष्ट्र और पूर्व में सिलीगुड़ी से आगे नहीं बढ़ पाया। इस बीच 1 जून से मॉनसून सीजन की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है और 1 जून को देश भर में सामान्य के मुकाबले 86% ज़्यादा बरसात हुई है। सर, मॉनसून महाराष्ट्र में रुक गया है। आगे के लिए फिलहाल के लिए क्या आउटलुक आपको दिखाई दे रहा है? विपुल जी, समय से पहले आया मानसून अब ठहर रहा है और इसलिए बहुत तरीके के अलग अलग तरह के आकलन मिल रहे हैं। माना जा रहा था कि मानसून जिस रफ्तार के साथ आया था उस गति से आगे बढ़ता रहेगा, पर जो ताजे आंकड़े हमें दिख रहे हैं उस हिसाब से मध्य महाराष्ट्र के हिस्से में मानसून स्थिर है और अब इस बात की संभावना है कि अगले 7-8 से 10 दिन तक किसी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। इस नक्शे को अगर आप स्क्रीन पर देखें जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो खाली सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है नीली रेखाओं के पार लाल रेखाओं वाला, ये वो हिस्सा है जहां मानसून ठहरा हुआ है। इस नक्शे को हम थोड़ा और रोकेंगे तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। केवल यही नहीं बल्कि जो पश्चिम बंगाल का गंगा वाला इलाका है जिसको गांगेय क्षेत्र कहते हैं, वहां पर बिहार, झारखंड और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी कोई बड़ा एडवांसमेंट मानसून में नहीं दिख रहा है। मानसून में कोई बड़ी प्रगति नहीं दिख रही है। तो लगभग आधा भारत, आधे से ज़्यादा भारत, मध्य भारत से ऊपर के हिस्से में मानसून ठहरा हुआ है। कुछ हिस्सों में प्री मानसून रेंज जैसी एक्टिविटी दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के आकलन को अगर आप देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में आने वाले कुछ दिनों में आंधी और धूल भरी आंधी आने की तो संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मानसून का एडवांसमेंट, मानसून की गति अगले 2 हफ्तों में कैसी दिखाई देती है। जी, इस बीच पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा पर जितना खर्च हुआ है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के दौरान उससे ज़्यादा पैसों की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए 5.23 लाख करोड़ रुपए मांगे हैं, जो बीते 5 वर्षों के दौरान हुए खर्च के मुकाबले करीब 12% अधिक हैं। सर, क्या अगले 5 साल में भी गाँव में रोजगार की स्थिति बेहतर होने की इस उम्मीद जो है वो नहीं दिखाई दे रही है?
विपुल जी, ये आंकड़ा मुझे चौंका रहा है दो वजह से। क्योंकि अगर ये आंकड़े या ये दावे सही हैं कि ग्रामीण इलाकों में मांग अच्छी है, रोजगार और वेजेस बढ़ रहे हैं, जैसा कि जीडीपी के आंकड़े जो आए थे पिछले सप्ताह उनके संदर्भ में रिजर्व बैंक की तरफ से और भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार की तरफ से कहा गया कि गाँव में अमन चैन है और चीज़ें बेहतर हैं, तो फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के लिए इतनी राशि क्यों मांग रहा है, 12% की बढ़ोतरी क्यों मांग रहा है? और आने वाले 5 साल में क्या ग्रामीण इलाकों की परिस्थिति सुधरने की उम्मीद नहीं है? क्योंकि मनरेगा को लेकर हमेशा ये सवाल उठता है कि मनरेगा ग्रामीण बेरोजगारी का इंडिकेटर है, पैमाना है, और ग्रामीण इलाकों में जब सामान्य कृषि गतिविधियों में मांग नहीं होती है या कोई संकट होता है तो मनरेगा में लोग काम पाते हैं। हालांकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। पिछले साल भी सरकार को मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ा था, मनरेगा के लिए मांग बराबर बनी हुई है। गांव में रिकवरी की तस्वीर एक दूसरी तस्वीर है और गांव में बेरोजगारी की और मनरेगा की मांग एक दूसरी तस्वीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी, अगले 5 सालों में भी मनरेगा के लिए, जो कि मनरेगा के काम की मांग में कमी होने की संभावना नहीं है। 12% की बढ़ोतरी मांगी गई है। इसके बजट को लेकर केंद्र सरकार लगातार ऊहापोह में रही है। पिछले 2-3 सालों में पहले बजट काटा जाता है, फिर साल के बीच में बढ़ाया जाता है। जी, इसमें सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी की संभावना बढ़ गई है। सरकार ने 2 साल में पहली बार नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की है। कीमतों को $6.75 प्रति यूनिट से घटाकर $6.41 प्रति यूनिट किया गया है। अप्रैल 2023 के बाद सरकार ने पहली बार नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए हैं और इस कटौती के बाद सिटी गैस रिटेलर्स को फ़ायदा होगा। संभावना ये भी है कि ये रिटेलर्स सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती कर सकते हैं। सर, नेचुरल गैस कीमतों में कटौती का क्या कुछ असर देख रहे हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे हाइड्रोकार्बन सेक्टर में दबाव बना हुआ है। आप देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, पूरी दुनिया में गैस की कीमतों में भी लगातार दबाव और गिरावट बनी हुई है। और अब धीमे धीमे ये वास्तविकता भारत में पहुंची है और 2 साल बाद सरकार ने गैस कंपनियों के लिए जो एपीएम मैकेनिज्म के तहत, जो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म के तहत कीमतें तय की जाती हैं, उसमें कटौती की है। $6.75 का रेट था जिसे घटाया गया है। यह माना जा रहा है कि इससे आने वाले महीनों में 3-4 उद्योगों को सीधा फायदा होगा। पहला तो फर्टिलाइजर उद्योग, जिसके लिए बचत होगी क्योंकि उसके लिए नेचुरल गैस एक प्रमुख ईंधन है। दूसरी महत्वपूर्ण बचत होगी सीएनजी नेटवर्क की। भारत भर में फैली हुई जो सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो ऑटो फ्यूल की आपूर्ति करती हैं, उनके लिए भी कमी होगी। और इसके अलावा जो पीएनजी है, जो घरों में जिस पर खाना बनाया जाता है, जो गैस पाइप्ड नेचुरल गैस जिसको कहा जाता है, इसकी कीमतों में कमी होगी। हालांकि इसका असर हमें जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और गैस प्रोडक्शन कंपनियां हैं उनकी बैलेंस शीट पर नकारात्मक रूप से दिखाई देगा। जी, इसमें शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में संस्थागत और रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ने के बावजूद कंपनियों में वोटिंग से होने वाले फैसलों में प्रमोटर का ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज यानी कि IEAS की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि प्रमोटर्स का प्रभाव ज़्यादा होने से वोटिंग के दौरान वही फैसला आता है जिसमें प्रमोटर्स के हित सुरक्षित हों। सर, IEAS की रिपोर्ट के निष्कर्ष को क्या कुछ समझा जाए और क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में? यह रिपोर्ट बेहद सनसनीखेज है विपुल जी, और शेयर बाजार के सारे निवेशकों को इसे ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं जो बताते हैं कि भारत में इन्वेस्टर एक्टिविज्म बिल्कुल नहीं है, नदारद है। निवेशक और शेयर होल्डर्स का एक्टिविज्म नहीं दिखता है। शेयर होल्डरों को पता ही नहीं है कि कंपनी के बोर्ड में कैसे फैसले होते हैं और प्रमोटर्स अपने मन से कैसे फैसले करा लेते हैं। इस रिपोर्ट में आंकड़ा आया है कि 2024 में करीब 1057 शेयर होल्डर्स मीटिंग हुई जो इस रिपोर्ट में शामिल की गई। उसमें 4840 प्रस्ताव पेश किए गए और पारित किए गए। इनमें वो सारी कंपनियां जहां प्रवर्तकों की हिस्सेदारी सबसे आधा है, प्रमोटर्स मेजॉरिटी होल्ड करते हैं, वहां शेयरधारकों की कोई सुनवाई नहीं है। ना तो वो कुछ कर पाते हैं, ना वो किसी तरह से चीज़ों को रोक पाते हैं। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो रिजोल्यूशन आते हैं, जो प्रस्ताव आते हैं कैबिनेट कंपनी के बोर्ड बैठक में, उसमें मैक्सिमम प्रस्ताव काहे के हैं? डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करने के अकाउंट्स को मंजूरी देने के, और इसके अलावा
अधिकारियों का रिन्यूमरेशन और कंपेंसेशन बढ़ाने के, इसके अलावा डिविडेंड से जुड़े हुए ऑडिटर के अपॉइंटमेंट और रिअपॉइंटमेंट के प्रस्ताव, इनका नंबर करीब करीब 71.4% है। और ऐसे मामलों में शेयरधारकों का दखल, उनकी राय, उनकी प्रतिक्रिया जरूर होनी चाहिए। पर भारत में अभी शेयरधारकों का जो एक्टिविज्म है, जो सक्रियता है, वो बिल्कुल बढ़ती नहीं दिखी है। जी, इधर वित्त वर्ष 2024-25 में खर्च कटौती के बावजूद भारतीय कंपनियों की कमाई की ग्रोथ टूटी है। 3000 से ज़्यादा कंपनियों के 3 तिमाही नतीजों के आधार पर तैयार रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ दहाई के आंकड़े से नीचे आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ 9.9% दर्ज की गई, जो कि 4 साल का निचला स्तर है। इस दौरान कंपनियों की बिक्री की ग्रोथ भी टूटी है। सर, कंपनियां किन चुनौतियों का सामना अभी कर रही हैं, और अगर हम अलग अलग सेक्टर की बात करें तो वहां पर स्थिति क्या देखने को मिल रही है? विपुल जी, अब कंपनियों के रिजल्ट का सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए हमारे लिए देखना ज़रूरी है कि कंपनियों के नतीजे हमें क्या बता रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरे हैं, 4 साल में सबसे कम हैं। 2024 में 12.6% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, अब घटकर 9.9% के आसपास आ गए हैं। नेट सेल्स की ग्रोथ भी अगर आप देखें तो उसमें भी हमें कमी दिखाई दे रही है, तेज कमी दिख रही है। और अगर सेक्टर के हिसाब से जाएँ तो तस्वीर काफ़ी मिली जुली भी है और शेयर बाजार में उसका रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है और वो हमें बैंक निफ्टी या बाकी जगह दिखती भी है। करीब करीब 10 से 15% के मुनाफे बढ़े हैं, बेहतर मार्जिन है, ब्याज दर में कटौती में, और क्रेडिट की मांग मजबूत है। लेकिन आने वाले समय में ब्याज दर में कटौती के बाद बैंकों के एनपीए में वृद्धि होने की संभावना है। इसी सप्ताह आरबीआई की बैठक है जिसमें एक और कटौती आएगी, और अब बाजार ये मान रहा है कि ऐसी स्थिति में बैंकों के एनपीए बढ़ सकते हैं। कमोडिटीज़ में तस्वीर काफ़ी निराशाजनक है। 5 से 26% तक मुनाफे घटे हैं। उसमें ओएनजीसी, खासतौर पर ओएनजीसी का जिक्र आया। कोल इंडिया के मुनाफे में गिरावट हुई है। दुनिया की कीमतों में उतार चढ़ाव है, मांग में कमी है, इसका असर दिख रहा है। आईटी सर्विसेज के मुनाफे बहुत औसत रहे, 5 से 6% बढ़े हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी खर्च में कमी की वजह है, मांग नहीं दिखाई दे रही है। निर्माण क्षेत्र में मुनाफे 9.4% के पास है। परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मार्जिन पर बड़ा दबाव बना हुआ है। ये तस्वीर पिछले साल की है, इसकी छाया में अब अगला वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। जी, इधर टीयर 2 शहरों में घरों की मांग घटने लगी है। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि इस साल मार्च तिमाही के दौरान टॉप 15 टीयर 2 शहरों में 43,781 घर बिके हैं, और 2024 की मार्च तिमाही के मुकाबले ये बिक्री 8% कम है। टीयर 2 शहरों में घरों की मांग घटना अर्थव्यवस्था में सुस्ती का संकेत माना जा रहा है। सर, टीयर 2 शहरों का ये रुख मांग को लेकर के क्या इंडिकेट कर रहा है? विपुल जी, प्रॉपर्टी बाजार में अब ऐसा लगता है कि एक तरह से पीक आउट जैसी स्थिति हो गई है। डिमांड लगभग पूरी हो चुकी है, अब ज़्यादा मांग की संभावना प्रॉपर्टी बाजार में नहीं दिख रही है। मैक्सिमम जो मांग है वो अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में देखें तो लखनऊ, मोहाली, पुणे जैसे शहरों में केंद्रित है। इसके अलावा बाकी शहरों में मांग नहीं दिखाई दे रही। एक और महत्वपूर्ण बात इक्विटी की रिपोर्ट में ये भी दिखती है कि नए के लॉन्चेस भी कम हो गए हैं, और लॉन्चेस कम होने के कारण सप्लाईज भी कम हुई है, इसलिए कीमतों में तो बढ़ोतरी हो रही है। पर अब इन टीयर 2 टाउन के शहरों में प्रॉपर्टी के ग्राहक उपलब्ध नहीं है। जी, मई के दौरान भारतीय ऑटो सेक्टर की ग्रोथ सुस्त रही है, और अधिकतर कार कंपनियों की बिक्री या तो फ्लैट रही है या फिर उसमें गिरावट देखने को मिली है। सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति के घरेलू कार डिस्पैच में 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। मई के दौरान घरेलू मार्केट में मारुति ने डीलर्स को करीब 1.48 लाख गाड़ियाँ डिस्पैच की हैं। 2024 की मई में ये आंकड़ा 1.57 लाख से ऊपर था। मई में टाटा मोटर्स के डिस्पैच भी कम हुए हैं। सर, ऑटो सेक्टर का आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है, और बाकी कंपनियों की अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है? ऑटो सेक्टर में महिंद्रा, टाटा दोनों के डिस्पैचेस में कमी आई, दोनों के डिस्पैचेस कम दिख रहे हैं। और ये शुरुआत है सीज़न की, और इस शुरुआत के जो आंकड़े बता रहे हैं कि अब सारा कुछ दारोमदार इस बात पर केंद्रित है कि मानसून के बाद बाजारों में मांग कैसी रहती है। मारुति की भी सेल्स में गिरावट दिखाई दे रही है, और
दोपहिया वाहनों के नतीजों का बाजार को इंतजार है। सबसे ज़्यादा दबाव इस बात पर है कि ऑटो कंपनियां अब आने वाली अगली तिमाही में अपने नतीजों को और उत्पादन के आकलनों को इस हिसाब से संतुलित करेंगी कि अगर ज़रूरत हुई तो कीमतें बढ़ाकर मार्जिन्स को बचाने की कोशिश की जाएगी। चीन की तरफ से रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदियों के बाद भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। ऑटो प्रोडक्शन के लिए भारतीय कंपनियां काफ़ी हद तक चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर निर्भर हैं, लेकिन चीन के प्रतिबंधों की वजह से भारतीय कंपनियों की तरफ से किए गए कई ऑर्डर चीन के बंदरगाहों पर रुके पड़े हैं। अगर चीन ने प्रतिबंधों में ढील नहीं दी तो भारत में ऑटो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इस बीच चीन से बातचीत के लिए भारतीय ऑटो इंडस्ट्री एक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजने की योजना बना रही है। सर, चीन के नए प्रतिबंध आखिर में क्या कुछ रहेंगे और इसका भारत पर किस तरीके से आप असर देख रहे हैं? रेयर अर्थ ने पूरी दुनिया की कंपनियों को डरा रखा है और चीन के 3-4 बड़े महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं जिनकी भारत में मांग कम दिखाई दे रही है और अब कंपनियां उत्पादन रोकने की चेतावनी देने लगी हैं। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और महिंद्रा के शिपमेंट चीनी बंदरगाहों पर रुके हुए हैं। बजाज ऑटो ने कहा है कि जुलाई 2025 तक की इन्वेंट्री उसके पास उपलब्ध है। इसके बाद अगर आपूर्ति नहीं हुई तो उत्पादन बंद करना पड़ेगा। अभी जब हम इस कार्यक्रम तक आ रहे थे तक टीवीएस की तरफ से भी चेतावनी आ गई कि उनके पास भी पर्याप्त रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आपूर्ति नहीं है और ऐसी स्थिति में उत्पादन रोकने की नौबत आएगी। टर्बियम की कीमत करीब 30% बढ़ी है। नियोडीनियम की कीमत करीब $150 के किलो के आसपास आ गई, जो $100 के आसपास थी। फिलहाल भारत की जो टू व्हीलर कंपनियां हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा है। दुनिया में अमेरिकी ऑटो मेकर्स के लिए असेंबली लाइन रुकने का डर है 2025 तक। वॉक्सवैगन और जनरल मोटर्स को भी दे रही है। टेस्ला का जो मैग्नेट लाइसेंस के लिए चीन से बात कर रहा है, क्योंकि ईवी उत्पादन में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए ईवी मोटर में करीब 550 ग्राम रेयर अर्थ मैग्नेट की ज़रूरत होती है, इसलिए ईवी के उत्पादन पर सबसे गहरा असर पड़ेगा। भारत में जो पारंपरिक कारें हैं उनमें पावर स्टीयरिंग, अल्टरनेटर और सेंसर जैसे हिस्सों में भी रेयर अर्थ की ज़रूरत पड़ती है इन पुर्जों में, तो यहाँ सप्लाई ना होने के कारण उत्पादन ठप होने का खतरा है। जी सर, लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें भारत से इतर जो है तो उस पर क्या असर देख रहे हैं इसका? टेस्ला अलग से कोशिश में है कि चीन के साथ किसी तरह मैग्नेट की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। भारत की कंपनियां कूटनीतिक रूप से प्रयास कर रही हैं। आज ये चर्चा थी कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्यमियों का सियाम का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा जो चीन में बात करेगा जाकर। अमेरिका में चूंकि ट्रेड वार का एक नया दौर शुरू हो रहा है चीन और अमेरिका के बीच में, इसलिए स्थितियां बहुत सहज होने की संभावना नहीं है। चीन ने रेयर अर्थ को लेकर अपने रुख को और ज़्यादा आक्रामक कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच जून में एक बातचीत होनी है, शायद शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, अगर उस बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता तो दुनिया में मोबाइल सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ेगा। जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए सिरे से ट्रेड वॉर शुरू कर दी है। ट्रंप ने इस बार स्टील और एल्युमिनियम पर इंपोर्ट टैरिफ को 25% से बढ़ा करके 50% करने की बात कही है। ट्रंप अगर स्टील और एल्युमिनियम पर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाते हैं तो उसका असर भारत के स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट पर भी पड़ेगा। भारत से अमेरिका को इन दोनों ही मेटल्स के कच्चे माल और प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। सर, इस टैरिफ के बाद बाजार में काफ़ी ज़्यादा घबराहट देखने को मिली, शेयर बाजार में भी काफ़ी घबराहट देखने को मिली। भारत पर इसका किस तरीके का असर देख रहे हैं आप? टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप अप्रत्याशित रूप से स्टील और एल्युमिनियम पर बड़े टैरिफ लेकर आ गए हैं और ये टैरिफ अब यकीनन बाजार को डराने वाले, इसलिए हमने पूरी दुनिया के बाजार में घबराहट देखी। जो नए टैरिफ आए वो 25 से बढ़ाकर 50% कर दिए गए, 4 जून से प्रभावी होंगे। एल्युमिनियम पर भी 25% किया गया था और बढ़ोतरी हो सकती है। सभी देशों पर लागू हो रहे हैं जिसमें कनाडा, EU और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। इसे US ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा के तहत लगाया गया। भारत पर बड़ा असर है, भारत के असर को हम गंभीरता से समझते हैं। 2025 में भारत के करीब 4.56 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। स्टील में करीब 3.1 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स होंगे
और कच्चे स्टील पर करीब 58.75 करोड़ के कच्चे स्टील एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। एल्युमिनियम में भी करीब 86 करोड़ डॉलर के आसपास के निर्यात पर असर पड़ेगा। मुनाफे में कमी होगी, बाजार हिस्सेदारी का नुकसान होगा और भारतीय कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। भारत ने WTO में जवाबी कार्रवाई के लिए अपील भी की है। यह मामला इससे पहले भी था। भारत ने इससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बाद अमेरिका के रुख को देखते हुए WTO में इस मामले के लिए अपील की थी। अमेरिकी कंपनियों को इससे अमेरिका की स्टील और एल्युमिनियम कंपनियों को इससे लाभ होने की संभावना है। तो क्या मान के चलें कि इससे दुनिया भर में सर क्या इसकी लागत बढ़ती हुई दिखाई देगी स्टील एल्युमिनियम की? देखिए, जो आंकड़े मेरे सामने है उसके हिसाब से स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट की लागत, BCG का आकलन हमारे पास है। स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट की लागत में करीब $22.4 बिलियन की बढ़ोतरी होगी इन टैरिफ से। और जो डेरिवेटिव उत्पाद हैं, जो इनसे बने हुए उत्पाद हैं, उनकी लागत में करीब $72 बिलियन की बढ़ोतरी होने की संभावना है। US में महंगाई यकीनन बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, उपभोक्ता सामान महंगे होंगे। अमेरिकी स्टील की कीमत $1180 पर टन तक जा सकती है, जो कि दुनिया में औसत करीब 690 टन है, लगभग दोगुनी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में अभी स्टील की क्षमताएं इतनी नहीं है, डिमांड ज़्यादा होगी, स्टील की आपूर्ति रुक जाएगी। प्रतिक्रियाएं भी दुनिया में काफ़ी तीखी हैं। कनाडा के स्टील का जो स्टील उद्योग है वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो सबसे करीबी निर्यातक था। कनाडा के लोग जवाबी टैरिफ की मांग कर रहे हैं। EU 2018 की तरह जवाबी टैरिफ लगा सकता है। मेरा सवाल भी अगला यही था, क्या सर दुनिया जो है इन टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करेगी? जैसा कि आप बता रहे हैं कनाडा की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। भारत ने WTO पहुंचकर कार्रवाई कर दी है। भारत की तरफ से WTO में ये मामला उठा दिया गया है। EU इस बात का इंतजार कर रहा है, क्योंकि EU और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं शुरू होते होते रुक गई थी। आगे क्या परिस्थिति बनती है, लेकिन जो टैरिफ जितने आक्रामक ढंग से डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं, उससे संभावना इस बात की है कि कुछ देश इस पर रिटेलिएट जरूर करेंगे और इस पर किसी न किसी टैरिफ की जवाबी कार्रवाई करेंगे। खासतौर से EU और कनाडा की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है। जी, चलिए अब बात करते हैं सब आज की बड़ी खबर की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रविवार को यूक्रेन ने रूस के कई ऐसे ठिकानों पर ड्रोन हमले किए जो रूस के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इन हमलों में रूस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। ये हमले रूस के 4000 किलोमीटर अंदर तक किए गए हैं। इन हमलों के बाद अब रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की आशंकाएं जताई जा रही हैं। सर, टर्की के अंदर दोनों देशों के बीच बातचीत से पहले ये जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है और ये किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं चीज़ें? इस समय पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है विपुल जी कि रूस का जवाबी हमला क्या हो सकता है। कल जो यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ वो बेहद आक्रामक था और उसने और अभी तक अगर आप रूस के इस युद्ध के इतिहास में देखें तो रूस को के भीतर तक जाकर, यानी सीमा से 3000 किलोमीटर अंदर जाकर रूस के हवाई अड्डे पर ड्रोन के हमले ने रूस को बिल्कुल हिला दिया है। जिस तरीके की खबरें हमारे पास आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि रूस की करीब 34% फायर पावर जो न्यूक्लियर कैपेबल जेट्स हैं वो इस हमले से प्रभावित हुए हैं, जले हैं। और इसके बाद अब एक तरफ इस्तांबुल में बातचीत की तैयारी शुरू हो रही है, दूसरी तरफ बाजार और दुनिया बेहद करीब से इस बात का इंतजार कर रही है कि रूस की तरफ से कोई पलटवार होता है कि नहीं। हालांकि कुछ चर्चा है कि रूस ने कुछ एक्टिविटी या कुछ कार्रवाई यूक्रेन पर शुरू भी कर दी है। यूक्रेन को भी पता है कि इस हमले के बाद रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन अब इन दो तीन हमलों के बाद जो रूस का नुकसान है इस बार में वो काफ़ी बढ़ता दिखाई दे रहा है। वैसे आंकलन आ रहे हैं कि 2024 में रूस ने जान और माल दोनों की स्थिति में, यानी हथियारों और सैनिकों की स्थिति में काफ़ी बड़ा नुकसान उठाया है। तो यह भी कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से एक प्रतिक्रिया के बावजूद शांति वार्ता हो सकती है। और ऐसा दुनिया पहली बार देख रही है कि जब एक तरफ युद्ध एस्केलेट हो रहा है और दूसरी तरफ शांति वार्ताओं की कोशिश चल रही है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थिति इस पूरे मामले में काफ़ी कमज़ोर हुई है, क्योंकि उन्होंने आने के बाद कहा था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को ख़त्म करा देंगे। उनकी कोशिशें किसी तरह से कहीं परवान नहीं चढ़ी। ना तो पुतिन ने उनकी बात मानी और ना यूक्रेन जिसके साथ उन्होंने संधि और समझौता किया था वो इस बात के लिए तैयार हो रहा है। ऐसी स्थिति में फिंगर्स क्रॉस्ड है
हैं। रूस अपनी शर्तें रख चुका है कि उसे नाटो का एक्सपेंशन रोके बिना किसी तरीके की शांति वार्ता की उम्मीद उससे नहीं की जानी चाहिए। यूरोप और नाटो देश शायद इसके लिए तैयार नहीं होंगे। बाजार बेहद सशंकित हैं क्योंकि ये युद्ध अब बेहद निर्णायक और चरम स्थिति की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। सर, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है आकर के बीच बचाव कर रहे थे। क्या ये मान के चलें फिर से हम वहीं 360 डिग्री घूम करके वहीं उसी मुहाने पे आ गए हैं जहाँ पर कि युद्ध दोनों देशों के बीच काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था? यहाँ से आगे की रणनीति क्या देख रहे हैं आप? वही नहीं, उससे ज़्यादा गंभीर स्थिति में आ गए हैं क्योंकि जो बीच में थोड़ा पास बफर बना था, उस बफर को और जो एक समझौते की स्थिति थी, प्रिजनर्स का आदान प्रदान शुरू हुआ था, वो भी रुक गया है क्योंकि एक हमला रूस की तरफ से हुआ। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने जो कल हमला किया उसकी बेहद चर्चा है पूरी दुनिया के सिक्योरिटी सेटअप में, क्योंकि रूस को यह संभावना नहीं थी कि साइबेरिया तक आकर, उसके भीतर तक आकर यूक्रेन की तरफ से हमला किया जाएगा। तो अब ये दुनिया के सारे प्रेक्षक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पुतिन किस सीमा तक जाकर इसे ले जा सकते हैं। कई तरीके की चर्चाएं हैं बाजार में। यूक्रेन की तरफ से बेहद भयानक बड़े हमले की संभावना जाहिर की जा रही है। पूरा यूरोप इस समय तनाव में है इस स्थिति को लेकर। यूरोपीय देश इसे बेहद करीब से देख रहे हैं और इसलिए हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इस्तांबुल की वार्ता में दोनों पक्ष बैठें और एक तात्कालिक युद्ध विराम का रास्ता निकाला जाए। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी जिस तरीके का रुख दिख रहा है वो बेहद आक्रामक है। तो अभी अनिश्चय की स्थिति या निर्णय की स्थिति बनी हुई है। लोगों की निगाह दो चीज़ों पर है। रूस किस तरह से यूक्रेन पर हमला करता है और उसमें किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करता है, पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि अमेरिका की सीनेट में एक बिल मूव हुआ है जो रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, नए सिरे से प्रतिबंध लगाने के लिए। अमेरिका चेतावनी देता रहा है कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अगर अमेरिका की तरफ से फिर और नए प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी होती है तो शायद रूस को इस मामले में बहुत उग्र होने से रोका जा पाएगा। अब सर, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय बाज़ार हो या फिर दुनिया भर के बाज़ारों में इसका भी असर देखने को मिल रहा है, जो ये तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे की दिशा क्या देख रहे हैं सर आप, और इसका असर दुनिया भर के बाज़ारों पर किस तरीके से देखने को मिल सकता है अगर चीज़ें यहाँ से फिर से एस्केलेट होती हुई दिखाई देती हैं तो? 3-4 घटनाक्रम एक साथ हैं और बाजार के लिए चिंताएं अब ज़्यादा बड़ी हैं, जियोपॉलिटिकल चिंताएं ज़्यादा बड़ी हैं। 2-3 घटनाक्रम पैरेलली एक साथ चल रहे हैं। एक रूस और यूक्रेन युद्ध जिस पर विस्तार से हमने बताया कि अब दोनों देश किसी के नियंत्रण में नहीं है। अमेरिका जो नियंत्रण करने की स्थिति कर रहा था वो नियंत्रण खो चुका है। यूरोपियन यूनियन पूरी तरह यूक्रेन के साथ खड़ा है और आपको पता होगा, हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में चर्चा भी की थी विपुल जी, कि जर्मनी आखिरी देश था जिसने यूक्रेन को इस बात की इजाज़त दी थी कि अब यूक्रेन रूस के भीतर घुसकर हमला कर सकता है और वैसा ही हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जब दो देश जो कि 1 साल से लड़ रहे हैं और कोई सीधा प्रभाव दुनिया की प्रमुख ताकतें नहीं डाल पा रही, युद्ध विराम की तमाम कोशिशें नहीं हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में चीज़ें आ सकती हैं। इसका असर गेहूं की आपूर्ति पर, कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। दूसरी तरफ पैरेलली एक दूसरा ट्रेड वार बन रहा है। उस ट्रेड वार में चाइना और अमेरिका दोबारा उलझ रहे हैं रेयर अर्थ को लेकर। शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चाइना ने जिनेवा में जो समझौता हुआ था, संधि हुई थी, उसे माना ही नहीं, उसको सबको नकार दिया और रेयर अर्थ पर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप आज पलट गए। सुबह उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर बातचीत करेंगे। संकेत आया कि जून में शायद शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में मुलाकात होगी, लेकिन परिस्थितियां बेहद अनिश्चितता भरी हुई हैं। तीसरी बड़ी चुनौती है कि जापान और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं असफल हो गई। चौथे दौर की व्यापार वार्ता थी। जापान के व्यापार वार्ताकार पहुंचे और निराश होकर लौटे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी बड़ी रियायत देने से मना कर दिया और इसके बाद हमास और गाजा की परिस्थिति है। वहाँ से भी चिंताजनक खबरें हैं। ईरान में यूरेनियम का भंडार होने की, 10 बम बनाने की क्षमता की सूचना आई है। इजराइल बेहद सक्रिय है। इजराइल की तरफ से ईरान पर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर आप परिस्थितियां देखें तो बाजारों को राहत देने वाली कोई खबर अभी फिलहाल जियोपॉलिटिकल हिस्सों से नहीं होती दिखाई दे रही है। चारों तरफ लगभग पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे तनाव पल रहे हैं जो बाजार को हमेशा एज पर आने वाले हफ्ते में बराबर एज पर रखेंगे। देखने को मिल रही है कि बाजार ना बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है
और ना बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, एक दायरे में फंसा हुआ है और धीरे धीरे करके उसकी दिशा जो है वो नीचे की तरफ ही आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे जो कुछ डेवलपमेंट होगा हम आपसे और ज़्यादा समझने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ करके तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो चलिए अब जो है आज के इस कार्यक्रम बोनस पॉइंट को समाप्त करने का वक्त आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। नहीं आया है तो क्या कुछ आपको कमियां लग रही हैं हमें कमेंट में बॉक्स में जाकर के बताते रहें और अपनी टिप्पणियां लगातार देते रहें ताकि हम और बेहतर रिसर्च के साथ और बढ़िया तैयारी के साथ आप लोगों के लिए और कार्यक्रम लेते आएँ। लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।